आज का हमारा टॉपिक कल के टॉपिक के आगे है। कल तक हमने पढ़ा था प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलौह चुंबकत्व। तो प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है? इसमें होता यह है कि जैसे अगर हम अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व में तुलना करें तो हम पाते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ मध्यम गति से चुंबक की ओर आकर्षित होता है, जबकि लौह चुंबकीय बहुत तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होता है। उसका कारण हमने जाना था। प्रतिलौह चुंबकत्व होता यह है कि ये इनमें भी अनुचुंबकीय लक्षण ही होते हैं। इनमें भी हर एक जो अणु या परमाणु होता है वो स्थायी द्विध्रुव की तरह काम करता है, लेकिन ये चुंबक की ओर इनके अंदर जो आणविक व्यवस्था होती है उसकी अन्योन्य क्रिया इस तरह का चुंबकत्व उत्पन्न करती है कि ये चुंबक की ओर अनुचुंबकीय से भी दुर्बल तरीके से आकर्षित होते हैं। तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं है, पहली बात ये समझेंगे। ये भी चुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे लौह चुंबकत्व में क्या होता था कि प्रबलता से आकर्षित होने के लिए उनमें डोमेन होते थे, इनमें भी डोमेन होते हैं। बिल्कुल किसके जैसे डोमेन होंगे? लौह चुंबकीय जैसे डोमेन होंगे। और हमने पढ़ा था कि हर डोमेन में जो इकाई चुंबक होते हैं उनकी व्यवस्था समानांतर होती है। तो मैं यहां 4 डोमेन बना देता हूं। हर डोमेन में जो इकाई चुंबक होंगे वो एक दिशा में संरेखित होते हैं। इस तरीके से। और सामान्य परिस्थिति में इनके डोमेनों की व्यवस्था इस तरीके से होती है कि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सामान्य अवस्था में ये स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते। लेकिन जैसे ही इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अब इनकी व्यवस्था क्या होती है? इनके डोमेन भी अपने आप को चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष व्यवस्थित करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। इनमें 50% अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में व्यवस्थित करते हैं और 50% अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित करते हैं। तो इससे होता यह है कि चुंबक की उपस्थिति में भी इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो बेहद क्षीण होता है, क्योंकि एक दूसरे को नष्ट कर दे रहे। तो इसलिए ये अनुचुंबकीय से भी दुर्बल तरीके से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो इतना तो फंडामेंटल बात क्लियर होनी चाहिए कि इनमें हर एक अणु अपने आप में एक चुंबक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। लेकिन ऐसे ढेर सारे अणु जब इकट्ठा होते हैं तो ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि एक अणु या एक समूह का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो दूसरे समूह के चुंबकीय आघूर्ण से नष्ट हो जाता है। लौह चुंबकीय में क्या था? सारे डोमेन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। यहां सारे डोमेन एक दिशा में संरेखित नहीं होते। हम ये पाते हैं आधे डोमेन चुंबक के चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में और आधे उसकी विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। एक सरल उदाहरण दिया गया है कि मान लो एक यौगिक है जिसमें मैंगनीज +2 आयन, 2+2 आयन जो है वो एक O2 के साथ जुड़ते हैं, सेतु बनाते हैं। तो मैंगनीज +2 में D5 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले को देखो, 1 2 3 4
5। ऑक्सीजन में O2 माइनस के प्रतिचुंबकीय कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्थायी विन्यास तभी बन सकता है जब एक मैंगनीज +2 का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो और दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। और ये इस तरीके से सेतु बन जाता है। आप नोटिस करें कि अगर अलग से मैंगनीज +2 को देखा जाए तो ये अनुचुंबकीय है, अलग से इसको देखो तो ये भी क्या है, अनुचुंबकीय है। लेकिन जब ये साथ में है तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और 5 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एक दूसरे को चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो ये बनता है आपका प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। बहुत ज्यादा नहीं। अब प्रतिलौह चुंबकत्व के बारे में बात करें तो अगर ग्राफ से देखते हैं हम तो प्रतिलौह चुंबकत्व की चुंबकीय सुग्राहिता बहुत कम है, एकदम कम, 0 के लगभग। ताप बढ़ाने पर यह चुंबकीय सुग्राहिता बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे अधिकतम हो जाती है और इस ताप के आगे अगर आप ताप बढ़ाएं तो कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इस ताप को, जिस पर चुंबकीय सुग्राहिता किसकी, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता अधिकतम हो जाती है, उसको नील ताप के नाम से जाना जाता है। तो यहां 2-3 बिंदु आपको ठीक से समझ लेने हैं। पहला, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय नहीं है। दूसरा, इसमें हरेक अणु या आयन या कण अपने आप में एक स्वतंत्र द्विध्रुव या स्थायी द्विध्रुव होता है। तीसरा, इनमें भी लौह चुंबकीय की तरह डोमेन पाए जाते हैं। चौथा, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो ये डोमेन अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि आधे डोमेन क्लॉकवाइज और आधे एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। आधे चुंबक के बल रेखाओं की दिशा में संरेखित होते हैं, आधे उसके विपरीत। और इसी कारण इनके अलग अलग अणु में अनुचुंबकत्व होने के बाद भी ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण इनका 0 हो जाता है, कम हो जाता है और ये बहुत क्षीण चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने पर इनकी चुंबकीय सुग्राहिता में वृद्धि होती है और एक निश्चित तापमान पर इनकी चुंबकीय सुग्राहिता अधिकतम हो जाती है। उस तापमान को हम नाम देते हैं नील ताप। नील ताप से अधिक ताप बढ़ाने पर वास्तव में चुंबकीय सुग्राहिता में बहुत धीमी कमी आती है, पर एक तरह से हम कह सकते हैं कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया। अब आते हैं फेरी चुंबकत्व या लघु लौह चुंबकत्व। तो ये टॉपिक हमारा, इसके बाद लघु लौह चुंबकत्व। या हम इसको कहें फेरी चुंबकत्व। ये भी अपने आप में अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जिनमें डोमेन होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि जब इनके अणु बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो मान लो कि 10 अणु है, जो 10 अणु आपस में क्या है, अलग अलग स्वतंत्र चुंबक हैं। तो जब ये बेहद नजदीक आ जाते हैं तो होता यह है कि कुछ अणु क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, कुछ क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो इससे हुआ ये कि आप काउंट करें तो 2, 3 क्लॉकवाइज, 4 क्लॉकवाइज हैं और 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 का 3 से कैंसिल होने के बावजूद भी एक का चुंबकीय आघूर्ण बचा रहेगा। तो ये दुर्बल चुंबकीय होते हैं, ठीक है ना। यानी इनका गुण लगभग अनुचुंबकीय जैसा होता है, पर इनकी व्यवस्था लौह चुंबकीय जैसी होती है।
तो लौह चुंबकीय तथा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों के मध्य गुण रखने वाले पदार्थों को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों के चुंबकीय आयनों या परमाणुओं के अत्यधिक निकट होने से अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की भांति एक ही दिशा में संरेखित न होकर विपरीत दिशाओं में संरेखित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के जैसा लौह चुंबकीय में सब एक दिशा में होते हैं, प्रतिलौह में आधे एक दिशा में आधे विपरीत। इसमें क्या होता है, आधे से ज्यादा क्लॉकवाइज और आधे से कम एंटी क्लॉकवाइज। तो न तो पूरी तरह से क्लॉकवाइज होते हैं और न ही पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। इनमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन ही बस है। अब हम आते हैं चुंबकीय सुग्राहिता को मापने की विधि। आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता क्या है। अलग से ये क्वेश्चन आता है, भटनागर माथुर विधि का वर्णन कीजिए, गाय की विधि का वर्णन कीजिए, क्विंक की विधि का वर्णन कीजिए। मैं एक दो विधियां आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें गाय की विधि। इस विधि को पहले प्रक्रिया से समझते हैं। मान लीजिए ये एक लकड़ी का बोर्ड है, अचुंबकीय पदार्थ है, इसमें एक तराजू फिट है, ठीक है ना, इसमें एक तराजू फिट है। इस तराजू के इस तरफ आपको बाट चढ़ाने की सुविधा है और इस तरफ एक तार से बंधा हुआ ट्यूब है। इस ट्यूब के नजदीक ही हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया हुआ है, विद्युत चुंबक। ठीक है ना। आपको पहला काम यह करना है कि इस तराजू को पहले बैलेंस कर लेना, संतुलित कर लिया आपने तराजू को। और अब आपको जिस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता नापनी है, उस पदार्थ का विलयन या उस पदार्थ की निश्चित मात्रा को इस ट्यूब में ले लिया आपने और आपको तौल लेना है। अभी आप विद्युत चुंबक चालू नहीं कर रहे हैं, चुंबक बंद है। बंद अवस्था में वो न तो आकर्षित करता है न प्रतिकर्षित। आपको यहां पर द्रव्यमान निकालना है। तो आपके पास मिल गया पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान। मान लो ये है m1। अब बैलेंस कर लिया आपने वाट वाट डाल के, मान लो 50 ग्राम है या 10 ग्राम है या 5 ग्राम, जो भी निकला वो m1 है। उसके बाद आप विद्युत चुंबक चालू करते हैं। तो चुंबक इस चुंबकीय पदार्थ को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। अगर आकर्षित करेगा, मान लो आकर्षित करता है, तो ये ट्यूब नीचे की ओर खींचेगा, यानी कि वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो अब आपको फिर एक्स्ट्रा बाट चढ़ाना है, तब तक चढ़ाना है जब तक कि फिर से ये बैलेंस ना हो जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। चुंबक जब उस ट्यूब को नीचे खींचेगा तो आपको इधर बाट चढ़ा के उसको बराबर कर लेना है। तो मान लो चुंबक की उपस्थिति में जो द्रव्यमान आया वो अंतिम द्रव्यमान है m2। तो जो द्रव्यमान में अंतर आया वो कितने का है, m2 माइनस m1 बराबर, इसको हम डेल m मान लेते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही प्रयोग आपको करना है। अब आते हैं फार्मूले पे कि हम फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि जो बल इस दौरान इस ट्यूब पे लगा, F बराबर डेल m गुणा जी। डेल m द्रव्यमान में अंतर गुणा जी गुरुत्वीय त्वरण, फिजिक्स का है छोटा सा रूल। और अब अगर हम चुंबकत्व के बेस पे इसको देखें
तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा। समीकरण 2 कहता है कि अगर चुंबक की बल रेखाओं की सुग्राहिता या तीव्रता, आयतन सुग्राहिता पदार्थ की और वायु की क्रमशः K1 और K2 हो। पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता को हम क्या मानते हैं? K1। और वायु की चुंबकीय सुग्राहिता को हम मानते हैं K2। तो जो फार्मूला बल के लिए निकलता है वो है F इज इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2, हाफ K1 माइनस K2 इंटू A गुणा म्यू नॉट H स्क्वायर, A गुणा म्यू नॉट H स्क्वायर। अब A क्या है? A है ये जो ट्यूब है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ट्यूब के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। H क्या है? आपको पता है H बाह्य जो क्षेत्र है, क्षेत्र शक्ति है, चुंबक की क्षेत्र शक्ति। और म्यू नॉट क्या है? आप देखें तो म्यू नॉट दिया हुआ है आपको वायु की पारगम्यता। तो समीकरण 1 भी बल के लिए है और समीकरण 2 भी बल के लिए है। समीकरण 1 गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बता रहा है और समीकरण 2 चुंबक के आकर्षण के कारण बता रहा है। दोनों की तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। आप नोटिस करें, एक में है F बराबर डेल एम जी, तो मैं केवल डेल एम जी बराबर F बराबर यहां पे है हाफ K1 माइनस K2 गुणा A म्यू नॉट H स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, हमको तो K1 निकालना है, बाकी सारी चीजों को इधर भेज दो। तो हो जाएगा K1 माइनस K2 बराबर 2 डेल एम जी अपॉन ए म्यू नॉट H स्क्वायर। अब आपको K1 चाहिए क्योंकि हमको निकालना क्या है, पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता निकालनी है। तो आप K2 को उधर भेज दीजिए, तो K1 बराबर हो जाएगा, यहां माइनस है इधर प्लस, K2 प्लस 2 डेल एम गुणा जी बटा ए म्यू नॉट H स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया गायकी विधि द्वारा चुंबकीय सुग्राहिता निकालने का। अब अगर हम K1 के स्थान पर, अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं, हम ग्राम चुंबकीय सुग्राहिता निकालना चाहें, तो ग्राम चुंबकीय सुग्राहिता में हम K1 की जगह काई जी का इस्तेमाल करते हैं, तो फार्मूला बदल के हो जाता है 2LF अपॉन H स्क्वायर M, 2LF अपॉन H स्क्वायर M। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर आप इसी को मोलर चुंबकीय सुग्राहिता से निकालना चाहें तो क्या करेंगे? मोलर चुंबकीय सुग्राहिता निकालने के लिए, अच्छा यहां M, हाँ यहां पे दिया गया है कि F के स्थान पर आप डेल M का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये फार्मूला हो जाएगा काई जी इक्वल्स टू 2L डेल M अपॉन H स्क्वायर M। ठीक है, ऊपर वाला डेल M है इसलिए M से काट मत देना, वो डेल M है, द्रव्यमान का अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको मोलर चुंबकीय सुग्राहिता चाहिए तो अणुभार से गुणा कर दीजिए। काई M बराबर हो जाएगा 2L डेल M अपॉन H स्क्वायर M गुणा कैपिटल M।
कैपिटल एम ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो बेसिकली ये फार्मूला आपको डिराइव करना होता है, और जैसा मैंने तौलने के बारे में समझाया वो आपको बताना होता है। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझेंगे। गाय की विधि से हम किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता की गणना निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। विधि, इसमें एक तराजू होता है जिसके उपकरण का चित्र निम्नलिखित है, वर्णन आप करते रहिए। इसमें ट्यूब में हम हमारे पदार्थ को भरकर उसका द्रव्यमान नाप लेंगे। प्रारंभिक द्रव्यमान m1 है। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा निश्चित चुंबकीय क्षेत्र शक्ति अप्लाई करने पर द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ उस द्रव्यमान को नापेंगे तो अंतिम द्रव्यमान m2 आएगा। दोनों ही द्रव्यमानों का अंतर डेल m आएगा। इस डेल m को बल से अगर अगर इसमें लगने वाले बल की गणना की जाए तो F बराबर डेल m गुणा जी, ये गुरुत्वीकरण से संबंध रखता है। जबकि चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड जो बल है वो F बराबर 1/2 K1 माइनस K2 A म्यू नॉट H स्क्वायर होता है। जहां इन सबके मान बताने हैं कि K1 पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता है, K2 वायु की चुंबकीय सुग्राहिता है, A जो है ट्यूब के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, H चुंबक की क्षेत्र शक्ति है, म्यू नॉट जो है वायु की पारगम्यता है। इन दोनों समीकरण की तुलना कर देने पर हमको मिलता है K1 बराबर K2 प्लस 2 डेल एम जी अपॉन ए म्यू नॉट H स्क्वायर। यहां पे आप बात खत्म कर सकते हैं। आगे दो इक्वेशन अलग से दिए हुए हैं जो ग्राम चुंबकीय सुग्राहिता से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका गाय की विधि। अब आते हैं भटनागर माथुर की विधि। क्या अंतर है? बहुत कम अंतर है। अगर आप गाय की विधि समझ गए हैं तो भटनागर माथुर की विधि में भी कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट है आपका भटनागर माथुर की विधि। गाय ने द्रव्यमान के आधार पर अंतर करके निकाला था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी वही किया है। इन्होंने एक स्प्रिंग में लगा दिया है। मान लो कि एक स्प्रिंग यहां से फिक्स कर दिया है और इस स्प्रिंग में एक ट्यूब लगा दी है। इस स्प्रिंग में क्या किया है? एक ट्यूब लगा दिया है। इस स्प्रिंग में एक पॉइंटर है और यहां आपका स्केल दिया हुआ है। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें पदार्थ को भर लेंगे और पॉइंटर के पॉइंट को मार्क कर लेंगे, लगा लेंगे कि भाई कहां पे है। मान लो कि पॉइंटर L1 पे प्रारंभिक जो इसका बिंदु है वो मान लो L1 है। इसके बाद इसमें भी आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई करेंगे। तो चुंबक के प्रभाव में ये और नीचे खींचेगा, पॉइंटर नीचे आएगा और सेकेंड पॉइंट पे पॉइंट करने लगेगा। तो सेकेंड अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा आपका? अंतिम बिंदु हो जाएगा L2। तो अंतर जो आया वो आया L2 माइनस L1 बराबर डेल L। अब इस डेल एल को आपको द्रव्यमान में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? आप पूरा ट्यूब खाली करोगे, उसमें 1 ग्राम पदार्थ डालोगे, तौल के 1 ग्राम पदार्थ कितने पॉइंट नीचे आ रहा है। मान लो 1 ग्राम पदार्थ डालने पे 1 पॉइंट नीचे आता है, तो 2 ग्राम पदार्थ डालने पे 2 पॉइंट नीचे आएगा। अब मान लो कि पहले वो आया था 10 पॉइंट नीचे, यानी 10 ग्राम था पदार्थ, बाद में वो आ गया 15 पॉइंट नीचे, यानी कि बाद में उसका द्रव्यमान 15 ग्राम दिखने लगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यदि भार के स्थान पर स्प्रिंग युक्त नली को लटकाकर विस्थापन किया जाए तो एस क्या है?
एस 1 ग्राम पदार्थ डालने पर बिंदु दर्शक यानी पॉइंटर का मूवमेंट कितना होता है वो है। तो अब अगर हम देखें कि माना एस 1 ग्राम पदार्थ द्वारा बिंदु दर्शक, पॉइंटर के लिए हम बड़ा क्या बोलते हैं, हिंदी इस्तेमाल करते हैं, बिंदु दर्शक का विस्थापन है, तो एल ग्राम में अगर विस्थापन हो रहा है, यानी एस विस्थापन बराबर 1 ग्राम है, तो एक विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, 1/s। और एल ग्राम विस्थापन या एल विस्थापन के लिए, एल विस्थापन होने पर द्रव्यमान जो होगा, या डेल एल विस्थापन ले लेते हैं, द्रव्यमान वो हो जाएगा डेल एम बराबर डेल एल बटा एस। तो ये आपका ये निकल आया। यहां तक हमको ये समझना है कि कैसे हम पॉइंटर की दूरी से द्रव्यमान में बदलते हैं। बाकी इक्वेशन सेम है, हम सबको पता है F इज इक्वल टू होता है डेल एम गुणा जी। डेल एम की जगह क्या यूज करेंगे, डेल एल बटा एस गुणा जी। बाकी एक ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू K1 माइनस K2, ये चुंबकीय वाला है, ए म्यू नॉट एच स्क्वायर, आगे हाफ रहेगा 1/2। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो डेल एम की जगह यहां पे क्या है हमारा, डेल एल अपॉन एस। ये सारी चीजें हो जाएंगी, एम की जगह यहां हम लिखेंगे डेल एल अपॉन, यहां एस लगा देते हैं। बस इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो तरीका बदल गया है, बाकी भटनागर माथुर की विधि भी बिल्कुल किसके जैसी दिखने को मिलती है, ये। ठीक ऐसे ही क्यूरी की विधि भी है और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद है। तो अच्छा, क्विंक की विधि भी ऐसी ही है। क्विंक की विधि में क्या किया गया है कि विलयन के रूप में लिया गया है। एक ट्यूब में हम पदार्थ का विलयन लेते हैं, पहले देखते हैं कि वो कहां तक है और चुंबक लगाने पर उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है। तो इस वृद्धि को द्रव्यमान में बदल लेंगे, घनत्व के आधार पर द्रव्यमान में बदला जाएगा और सेम फॉर्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू डेल एम जी वाला ही लगेगा। वहां डेल एम का मान जो है वो बदल जाएगा, आपका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो खैर मैं ये बताऊंगा आपको, हड़बड़ाइए नहीं। आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। बाकी कल देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास परसों देखेंगे। और क्योंकि इन टॉपिक्स के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए आ रही हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं, ठीक है।